आस्था और आध्यात्म का संगम महाकुंभ 2025 दिव्य भव्य और अलौकिक महाकुंभ जिसकी परिकल्पना देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 में ही की थी। जब 2019 का वो समय था, कुंभ लगा था और कुंभ के दौरान ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2025 में बनेगी और उस वक्त जो महाकुंभ होगा वो अलौकिक होगा। और अगर हम असल मायने में देखें, धरातल पर देखें तो बहुत कुछ ऐसा है इस बार जो शायद इससे पहले कुंभ या महाकुंभ में कभी देखा नहीं गया। कहने को भारत में 4 जगह कुंभ होते हैं, वो चाहे नासिक हो, उज्जैन हो या हरिद्वार हो, लेकिन प्रयागराज का जो कुंभ होता है वो अद्भुत होता है। गंगा और यमुना का संगम होता है, अलौकिक सरस्वती हैं और यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर गंगा दर्शन ही गंगा स्नान के बराबर है। गंगा का आचमन ही आप कर लेंगे और तमाम पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इस बार का जो कुंभ है उसको केंद्र और प्रदेश सरकार का कहा जाए तो वो ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। सरकार बनने के बाद ही 2024 में ये तय हो गया था कि इस बार कुंभ को इस तरीके से अनोखा किया जाएगा कि जो देश विदेश से लोग आएंगे, वैश्विक पटल पर एक अलग ही संदेश देगा। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेरे सहयोगी राजुल शर्मा, चूंकि प्रयागराज से ही आते हैं, स्थायी मूल निवासी हैं वो प्रयागराज के। कितना कुंभ 2019 और 2025 में हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर भी थे और उन्होंने कहा है कि अगर आंकड़ों की बात करें तो ये जो महाकुंभ 2025 है ये कमाई के मामले में आईपीएल से 10 गुना तो आबादी के मामले में पाकिस्तान से दुगना है। क्या और कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ये राजुल से पूछते हैं। राजुल, क्या रहा 2 दिवसीय जो दौरा रहा, चूंकि लगातार कुंभ की जब से प्लानिंग हो रही थी, पिछले साल से ही देखा जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह लिया और कई बार प्रयागराज भी आए और हर बार अलग अलग बयानों के से अपने सुर्खियों में रहे। क्या खास रहा इस बार 2 दिवसीय दौरों में? अमरीश जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितना यहाँ पे धन खर्चा हो रहा है उसमें 6 संसद भवन बन जाए, इतना पैसा इस महाकुंभ में लगाया गया है। आप पूस और पुआल यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि फोम की चादर लगता हुआ ये आपको पूरा देखकर लगेगा। और आपको बता दूं कि तकरीबन 500 से अधिक शटल बसें हैं जो इस बार डिप्यूट की गई हैं लोगों को यहाँ संगम की ओर लाने के लिए। एप्पल की आपने सुना होगा, यहाँ पे जो ओनर हैं वो भी यहाँ पे 7 दिवसीय यहाँ पर रुकने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग अखाड़े हैं बड़े बड़े। यहाँ पर अगर आप देखिए, प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहाँ पर पैसा लेके भी आप आ सकते हैं महाकुंभ में और बिना पैसे के भी आ सकते हैं, फ्री में रह भी सकते हैं, फ्री में खा भी सकते हैं और गंगा स्नान, गंगा दर्शन भी आप यहां पर कर सकते हैं। रही बात प्रदेश के मुखिया की, तो मैं आपको बताऊं तकरीबन 8 से 10 बार वो आ चुके हैं और हर एक एंगल से उन्होंने शहर की तैयारी देखी। कुंभ की तो देखी, लेकिन शहर के अंदर घूम घूम के चौराहों का चौड़ीकरण, कहाँ से भीड़ आएगी, कहाँ को जाएगी, ट्रेन किधर से आएगी। साथ ही साथ अगर आप देखें, जैसे विदेशों से भी धमकियां हम बहुत मिली। समाचार प्लस ने 2-2, 3-3 बार हम लोगों ने प्रमुखता से ये खबर चलाई। उसके बाद उन लोगों की गिरफ्तारी भी कई लोगों की उसमें से हो चुकी है। आपका बिहार से एक बंदे को गिरफ्तार किया गया। तो एक तरीके से एसपीजी भी जनपद प्रयागराज में आ गई। लगातार कल परसों की अगर हम लोगों ने कवरेज देखी जो चली कि डेमो प्रशिक्षण हो रहा है, किस तरीके से शहर के अंदर कोई आतंकवादी गतिविधि होती है। तो एनएसजी ने भी कल मोर्चा संभाल लिया। जी, एनएसजी ने जनपद प्रयागराज के अंदर, मैं आपको बता दूं कि रेलवे ट्रेन तक रुकवाई और लोग अचंभित थे कि ये क्या हो गया, कोई आतंकवादी गतिविधि तो नहीं। बालसन चौराहे पे अचानक से एनएसजी ने 16 मिनट का अपना पूरा डेमो दिया और पब्लिक खड़ी देख रही थी कि लग रहा है कोई आतंकवादी गतिविधि हो गई। सुरक्षा, अगर सुरक्षा के इंतजामात की आप बात कर रहे हैं तो चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो या वाटर कनेक्टिविटी हो, वाटर में भी जिस तरीके से हमने देखा कि ड्रोन सिस्टम है, अगर पानी के थ्रू भी अगर कुछ ऐसी गतिविधि होती है जो लगता है सरकार को, प्रशासन को कि कुछ गलत हो रहा, तो वो भी उनको तुरंत पता चल जाएगा, त्वरित कार्रवाई भी उस पे होगी। ये इस बार एक अनोखी चीज लेकर आए हैं, जल थल वायु, मतलब तीनों ओर से सुरक्षा का एक पूरा प्रबंध किया गया। मान लीजिए कि क्योंकि यमुना जी का जो जल स्तर है वो बहुत ज़्यादा नीचे, 100 हाथी आप एक साथ डाल दीजिए तो भी समा जाएंगे, और गंगा जी है जो पूरी छिछली है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई आतंकवादी गति, तो उससे निपटने के लिए एक अंडर वाटर ड्रोन भी यहाँ पर लाया गया है। और वो ड्रोन इस तरीके का है कि वो अंडर वाटर में जाएगा और कोई भी ऐसी गतिविधि होगी तो उसे देख लेगा। और उसके साथ ही साथ नभ का जिस तरीके से ड्रोन लिया गया है, आकाशीय ड्रोन, तो शहर में जितने भी, क्योंकि
देखिए तो इस फ्लॉन्सर्स इस समय ड्रोन बहुत संगम में उड़ रहे थे, तो उस पर भी उन्होंने यहाँ पे जैमर लगा दिया है। जिनको परमिशन है वही ड्रोन उड़ सकते हैं, बाकी सारे ड्रोनों को यहाँ पे रोक भी दिया गया। तो एक तरीके से पूरी छावनी में तब्दील है जनपद। राजुल 2 मिनट मैं आपसे बात करूंगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी जय त्रिपाठी हैं। चूंकि पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो प्रयागराज की जो रोड कनेक्टिविटी है, वो चाहे प्रयागराज से बनारस जाना हो, प्रयागराज से चित्रकूट जाना हो, या प्रयागराज से कानपुर, या प्रयागराज की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचना हो, पर्यटन के लिहाज से काफ़ी अहम है। क्योंकि इस बार सरकार ने बसों का भी इंतजाम किया है। जो बस, अगर आप आध्यात्म के लिए, पर्यटन के लिहाज से अगर आप अयोध्या जाना चाहेंगे, रामनगरी जाना चाहेंगे, आप नैमिषारण्य जाना चाहेंगे, नैमिषारण्य के बारे में अपने दर्शकों को एक बार बता दूं कि नैमिषारण्य वो जगह है, वो तीर्थ स्थल है जहां भगवान विष्णु का कहते हैं कि चक्र गिरा था। उस, अगर आपने 4 धाम यात्रा की है और 4 धाम आप गए, लेकिन आपने नैमिषारण्य का अगर आप नहीं गए, तो वो जो आपका कहा जाए कि जो पुण्य है वो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन पर्यटन के लिहाज से, क्योंकि पर्यटन वाली जो बीट है वो जय त्रिपाठी बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, पर्यटन मंत्री से कई बार बात भी की है। पर्यटन के लिहाज से जय, क्या लगता है आपको कि कितना अलग इस बार, चूंकि प्रयागराज में हर बार जो लोग आते थे देश विदेश से, वो स्नान करते थे और अपने गंतव्य की ओर वापस चले जाते थे, इस बार आपको क्या लगता है? देखिए, पर्यटन का बहुत बड़ा सीधा कि इस बार पर्यटन महाकुंभ 2025 को लेकर बहुत ही जागरूक दिखाई पड़ा, और इसकी तैयारियों की बात करें 6 महीने पहले से इसकी तैयारियां करता हुआ नजर आता। इस बार जो खास करके अगर हम बात करें, 6000 से ज़्यादा जो है बस रोडवेज की चालू कर दी गई, ट्रेनों को संचालित कर दिए गए, एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई जा रही हैं, आप लोग यहाँ पहुँचे। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी लखनऊ है, लखनऊ से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, अन्य जगह से भी पहुँच रहे हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र से अगर हम देखें, महाकुंभ के बाद लोग नैमिषारण्य जाएंगे, अन्य काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हुए न जाएंगे। जो बाहर के बहुत लोग आ रहे हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, और पर्यटन को इससे बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। महाकुंभ की तैयारी में जिस तरीके से पूरी तरह से पर्यटन लग चुका था, उससे अब ये उम्मीद है कि जो ये महाकुंभ की तैयारी दिख रही है, आज का नज़ारा दिख रहा है, इसके बाद जो आने वाला समय होगा उसमें कहीं ना कहीं पर्यटन को चांदी ही चांदी नजर। मुझे लेकिन ऐसा लगता है कि अगर रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं, चूंकि एयरपोर्ट, तमाम एयरपोर्ट हैं, अगर हम बनारस से आए या प्रयागराज में खुद अपना एक एयरपोर्ट है, लखनऊ है, अयोध्या है, लेकिन मैंने रोड कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो कुछ काम ऐसे हैं जो 100% नहीं हुए हैं। मैं जब लखनऊ से प्रयागराज की तरफ आ रहा था, मैंने देखा बहुत सी ऐसी सड़कें, बहुत से ऐसे फ्लाईओवर हैं जो अभी बने नहीं हैं, और 13 जनवरी को पहला स्नान है। उस पर कितना काम हो पाएगा 13 जनवरी तक? देखिए, देश विदेश के जो लोग आने वाले हैं उनके लिए तो ठीक, लेकिन अगर हम ग्राउंड की बात करें, जो रोड की बात करें, रोड में जिस तरीके से दावे थे कि 100% काम हो चुका, लेकिन आपको बता दें अभी भी काम 50% भी नहीं पूरा। और इस चीज़ को लेकर विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं ताने बाने बुनता हुआ नजर आ रहा। अभी अखिलेश यादव जी की बात कर लेते हैं, उन्होंने 2 दिन पहले ही कहा कि बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े वादे हैं, लेकिन सारे दावे और वादे फेल नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे रोड की हम बात करें, आज भी रोड पर देखा गया तो रोड का जो काम है वो भी अभी चल रहा, और इसमें जिस तरीके से काम चल रहा, उम्मीद ये लग रहा है कि 2 महीने से ज़्यादा इसमें लग सकता है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से रोडों पे बात कर रहे हैं, तो एक बार ग्राउंड जीरो पर भी उतर कर, ऊपर से नहीं नीचे से अगर रोड से निकल के देखें तो उनको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से रोड बनने की बात कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई में दिखाई पड़ रही, लेकिन हकीकत क्या है ये जो लोग रोड पे चल रहे हैं वही लोग जानते हैं। अच्छा, रूट डाइवर्जन पर राजुल आपसे बात करते हैं। रूट डाइवर्जन, चूंकि ये एक बड़ी समस्या बनेगा महत्वपूर्ण स्नानों के पहले और 1-2 दिन बाद, क्या लगता है कि रूट डाइवर्जन पर उतना काम हो सकता है? इफेक्टिव हुआ है क्या वो चीज़ें? देखिए, रूट डाइवर्जन जिस तरीके से अमरीश भाई दिखाया जा रहा है इस समय, तो बाहर से गाड़ियों को यहाँ से निकालने की व्यवस्था की गई है। लेकिन शहर के जो अगर हालात हैं, आज ही अगर आप देख लें तो शायद हो सकता है जिस तरीके से हम लोग के बीचे ये बातें आ रही हैं कि आज 12वां दिन हो गया है शहर को जाम का, तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग जाम का भी अपने जनपद प्रयागराज में देख रहे हैं, जहाँ एक चौड़ीकरण किया गया है, बहुत से ऐसे चौराहों को बहुत ज़्यादा चौड़ा किया गया है। वहीं दूसरी ओर तकरीबन 6-6, 7-7 घंटे लोग जाम में फंसे भी हुए हैं। जहाँ कुंभ में आप देखिए तो अभी यहाँ गाड़ियाँ नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा बनाया गया है, दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ है। लेकिन दूसरी ओर शहर के हालात ये हैं कि अभी बिना डाइवर्ट किए ही ये हालत है कि शहर में कम से कम 5 से 6 घंटा, अगर नैनी से आदमी निकलता है और उसको सिटी आना होता है तो कम से कम 5 घंटा उसको लग जा रहा है शहर के अंदर प्रवेश करने में, क्योंकि गाड़ियों का एक पूरा काफिला और डाइवर्जन कुछ इस तरीके से है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि हम जाए तो जाए कैसे।
अच्छा, जो 13 अखाड़े हैं, नगर पेशवाई के दौरान भी शहर भर में जाम का हालात दिखा। 13 जनवरी को पहला स्नान है, महत्वपूर्ण स्नान है, लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से जब शाही अखाड़े निकलते हैं, जो एक भव्य नज़ारा होता है, वो तमाम अखाड़ों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। अब 13 जनवरी को पहला स्नान है, चूँकि जब इतने बड़े आयोजन होते हैं तो ट्रैफिक है, रोड कनेक्टिविटी है, कुछ असर तो पड़ता है, लेकिन जब इतना भारी मात्रा में जनमानस आएगा और जो स्नान की जो समय निर्धारित किया जाएगा, उसमें अखाड़ों का और जो आम जन हैं उनको कैसे समन्वय कैसे बैठाला जाएगा? अमरीश जी, यहाँ पर तकरीबन 12 से 13 जो है घाट बनाए गए हैं। इसमें कई ऐसे वीवीआईपी घाट हैं। हालांकि जब अभी परसों यहाँ कल योगी जी यहाँ पर थे और उन्होंने यहाँ पर मीडिया सेंटर का जब उद्घाटन किया तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर जो नहान का एक दिन पहले है वहाँ से वीआईपी मूवमेंट को एकदम रोक दिया जाएगा। मतलब कि जिसको भी आना है तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर वो पैदल आएगा संगम के तट पर और उसको यहाँ स्नान करना पड़ेगा। घाटों को अलग अलग बांट दिया गया। अगर बाड़े देखिए आप तो वीआईपी घाट जो बनाया गया है वहाँ पर जहाँ पर शाही स्नान होगा वो वहाँ से सारे नागा साधु जाएंगे नहाने के लिए। पब्लिक के लिए अलग, जिस घाट पे हम लोग संगम के क्षेत्र में खड़े हैं यहाँ पर पब्लिक के नहाने के लिए किए गए। तो घाटों को अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। कई पक्के घाट बनाए गए हैं, कई कच्चे घाट बनाए गए हैं, कई नागा साधुओं के लिए एक अलग बना दिया गया। जैसे कि बोला जाता है कि श्वेत लाइन एक खिंचती है भोर के समय में, तो वो जो एक समय होता है भोर का स्नान करने का नागा साधुओं का। नागा साधु तो वैसे भी जब उनके अखाड़े जब स्नान के लिए आते हैं तो वो दृश्य बहुत विहंगम होता है। जी, मैंने देखा है, मैंने कई कुंभ यहाँ पर मैंने कवरेज किए हैं और आप लोग के साथ इस बार हम लोग कवरेज में रहेंगे। लेकिन बता दूं आपको, जो वो दृश्य होता है शायद उनके पैर के नीचे अगर कोई आ जाए तो वो उसे भी ना छोड़े, क्योंकि जब वो दौड़ते हैं नागा साधु और जब वो इस रेती पे, संगम की रेती पे दौड़ते हैं, सीधा घाट की ओर जाते हैं, तब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। अब चाहे वो मीडिया के कैमरे हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, सब पीछे हो जाते हैं। सिर्फ एक बाड़ा होता है 2 साइड का, जिसके बीच से इतनी भारी संख्या में वो जाते हैं जिनको आपने कभी देखा ना। और एक ऐसी दिव्य ज्योति होती है उस समय, अगर आप देखें संगम की ऐसी छटाएं होती हैं, जैसे आज ही हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, कोहरा देख लीजिए, लेकिन एक गर्मी है अलग सी। लेकिन उस समय का जो भोर का एहसास होता है, 3:30 से लेके 5 बजे तक सूर्य की रोशनी होती है, उस समय पे जो एहसास और जो दृश्य यहाँ बनता है मकर संक्रांति पे, क्योंकि बोला जाता है कि सारे ग्रह पलट जाते हैं नहान के दिन में। तो जब वो चीज़ें होती है तो उस समय जो यहाँ की छटा होती है, जो यहाँ पे नागा साधुओं का स्नान होता है, वो देखने में एक बहुत ही अलग दृश्य होता है। अच्छा, कई ऐसे हमने कई बार स्नान के समय देखा है, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि ये आस्था का, अध्यात्म का संगम है। बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं बाहर से, बहुत से ऐसे साधु सन्यासी आते हैं जो दूर दराज से आते हैं, लेकिन उनकी भी एक झलक पाने को जो जनता है, जो लोग हैं, वो उतावले रहते हैं। ऐसे में नहान वाले दिन, चूँकि वो भी एक सिलसिला होगा जब लोग तमाम अखाड़ों को देखने के लिए भी आएंगे, चूँकि कुंभ मेला अधिकारी हैं और एडीजी जोन हैं, सब ने तमाम तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था कर रखी है। जो रैन बसेरे हैं उनमें रुकने का क्या इंतजाम है? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, स्वास्थ्य के लिए मैं एक बार जय त्रिपाठी के पास जाऊंगा, लेकिन रैन बसेरों के लिए आपका क्या कहना है कि रैन बसेरे किस तरीके से इफेक्टिव, कितने लोग होंगे जो पूरे प्रयागराज में, कितने रैन बसेरे आपके हिसाब से होंगे, कितनी आबादी वहां पर जो है वो शरण ले सकेगी? देखिए, अगर रैन बसेरे की हम बात करें तो उसको कई कैटेगरियों में बांट दिया गया है इस बार। जैसे कि एक होटल की रैन व्यवस्था करी गई है। जो वीवीआईपीज आ रहे हैं जिन्हें होटल में रुकना है, मैं आपको बता दूं, जो होटल का रेट 500 था, 1500 था, आज सरकार ने किसी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज अगर आप गूगल खोल के देख लेंगे खाली, तो जो नहान का एक दिन पहले या एक दिन बाद है 18,000, 20,000, मतलब 500 से 1500 के रूम इस समय 5,000, 20,000 के लगातार बुक हो रहे हैं। इधर सरकार ने कोई काम नहीं किया। वैसे अगर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ घाट पे आप आ जाएंगे तो यहाँ 100 रुपये में भी बेड आपको मिलेगा। सरकार ने संगम के अंदर ये व्यवस्था करी है। दूसरी ओर अलग अलग तरीके से आपके लोग भी यहाँ पे है जो आश्रय दे देते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, सोते हैं, क्योंकि ये जो 4 से 5 किलोमीटर का इन्होंने रास्ता बना दिया है, तो आदमी रुकेगा और सोएगा कहाँ? क्योंकि उसकी ट्रेन भी है, उसे संगम तक आना भी है पैदल, और फिर यहाँ से डाइवर्ट होकर नहा के घर को जाना भी है। तो कहीं ना कहीं अगर ये कह लीजिए कि महाकुंभ के अंदर सरकार ने 100 रुपये के बेड की व्यवस्था करी है, लेकिन शहर के बाहर की अगर आप महंगाई देखेंगे तो वो 10 से 16 गुनी हो चुकी है। तो ये हालात हैं।
महंगाई, जब इस तरीके के बड़े आयोजन होते हैं, हम देखते हैं जब विश्व कप के मैच होते हैं, भारत के मैच होते हैं, तो उन शहरों में, उन ज़िलों में उस दिन का जो होटल का रेट होता है वो वाकई बहुत ज़्यादा होता है। 500 का होटल जो है वो 20,000 25,000 की कैटेगरी में चल जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य पर देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बहुत काम करते हुए नजर आते हैं और उनका ये दावा भी है कि 10,000 से अधिक लोग जो हैं वो अभी तक महाकुंभ में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं। क्या लगता है स्वास्थ्य विभाग की कितनी तैयारी है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की बात करें तो लगातार तैयारियां करता हुआ नजर, लेकिन वहीं आपको बताते चले यहाँ पर प्रयागराज में काफ़ी हॉस्पिटल हैं जिस पर व्यवस्था पूरी तरह से संयुक्त रखनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें, अभी पिछले एक हफ्ते पहले का ही नज़ारा आपको बताया, जिस तरह के स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े दावे कर रहा था, वो दावे कहीं ना कहीं मीडिया ने फेल। नहीं, देखिए, लखनऊ के दावे और प्रयागराज के दावे, मैं अभी सिर्फ महाकुंभ के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ। रही स्वास्थ्य की बात, तो स्वास्थ्य महाकुंभ की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर कुल टोटल पूरे उसकी बात नहीं करें तो महाकुंभ के लेकर तैयारी कर रहे हैं अलग अलग पूरी तरह से। स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर अगर हम बेडों की बात करें, बेड बढ़ाए जा रहे हैं और तकनीकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं जिससे यहाँ पर पूरी तरह से महाकुंभ में लैस रहे, कहीं किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। हॉस्पिटलाइज की बात करें तो हॉस्पिटल को भी पूरी तरह से संयुक्त किया जा रहा है। वही स्वास्थ्य विभाग के जिस तरह के दावे और वादे हैं, उनका साफ कहना है कि इतना बड़ा महाकुंभ है जिस तरह से लोग यहाँ पहुँचेंगे, किसी तक कोई दिक्कत ना हो। स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर पूरी सुव्यवस्था यहाँ पर करते हुए न जाएंगे। और कहीं पर्यटन पर आते हैं। पर्यटन पर आपसे एक सवाल ये है कि जिस तरीके से पर्यटन मंत्री ने हमारे और आपके सामने और समाचार प्लस के कैमरे के सामने ये वादा किया था कि एक भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जो पर्यटन के लिहाज से जो कोई शिकायत करके जाएगा, कितना आपका अनुभव अभी तक का रहा पिछले एक दिन का? देखिए, पर्यटन की बात करें तो जिस तरीके से मंत्री जी ने दावे किए थे, उन दावों में भी अगर हम बात करें तो पूरी तरह से वो दावे कहीं ना कहीं पूरे होते उन्होंने वादा किया था और कहा था कि सूचना विभाग जो है वो मीडिया की भी पूरी जो भी उनकी ज़रूरत होगी उसको देखेगी। अब उसकी बात करें तो आज यहाँ देख लीजिए, सूचना विभाग के अधिकारी मणि पांडे खुद ही कतराते हुए नजर आ रहे हैं, मीडिया से भागते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, यदि आपके पास व्यवस्था नहीं तो उसकी सूचना आप ऊपर तक दें। हालांकि बात करें तो वादे और दावे अभी भी कर रहे हैं, ये व्यवस्था की जाएगी, वो व्यवस्था की जाएगी, लेकिन मीडिया के कर्मचारी इस वक्त दर बदर नजर आ रहे हैं। जितने व्यवस्थाओं की बात करें, रात दिन एक करके मीडिया कर्मचारी यहां पहुंचते हैं और व्यवस्था और जो खबरें हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। जब उनकी ही व्यवस्था नहीं तो आगे महाकुंभ में किस तरीके उनकी व्यवस्थाओं की बात करें। अच्छा, व्यवस्था के बाद अब बात होगी सुरक्षा की, और इस पर हम बात करेंगे फिर से अपने सहयोगी राजुल जी से। राजुल, क्या सुरक्षा, क्या मॉक ड्रिल वगैरह? क्या मॉक ड्रिल मैं ये बोल रहा था, आपको बता दूं कि इधर बिचन जो हम लोग ने मॉक ड्रिल देखा वो एकदम अलग थी। मतलब आप जिस तरीके से अभी हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे थे और फायर की, इन लोगों ने मिल के एक ऐसी मॉक ड्रिल की जिसको हम लोग ने समाचार प्लस पे एक्सक्लूसिव दिखाया भी था। उसमें एक जगह पर पूरा धुआं कर दिया और उसके बाद अचानक से वहाँ पब्लिक भी घबरा गई, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन वो मॉक ड्रिल ज़बरदस्त थी कि उस धुएँ के बीच में से लोगों को बचाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम, क्योंकि यहाँ का जो प्रशासन, क्योंकि अगर आप पूरा मेला देखें तो 99% फ्लैक्स और लकड़ी से बना हुआ है, तो ऐसे में आग लगने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो फायर ब्रिगेड किस तरीके से काम करेगी और किस तरीके से जो है मॉक ड्रिल में बचाया जाएगा, एक मॉक ड्रिल उसकी हो गई। उसके बाद आप देखिए फायर ब्रिगेड ने एक बड़ी मॉक ड्रिल करी, उसके बाद आतंकवादी गतिविधि से निपटने के लिए मॉक ड्रिल अलग की गई। और मैं आपको सबसे बता दूं, ये प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का ही आदेश था कि आप शहर के अंदर इतनी मॉक ड्रिल कीजिए, महाकुंभ के अंदर इतनी मॉक ड्रिल कीजिए जिससे आपको ये समझ में आए कि अगर कोई गतिविधि होती है तो आप उसको सही से बचा पाएंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मॉक ड्रिल को बहुत ही अलग ढंग से जो है यहाँ पर किया गया और मॉक ड्रिल का ये नज़ारा रहा कि हम लोग ने देखा किस तरीके से, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है धरातल पर। यहाँ पर कई ऐसी टीमें रही जिनको लगाया गया कि जो सिविल डिफेंस है और भी ऐसे कंपनीज हैं जो नॉर्मल वे में काम करती हैं इनके साथ, तो उन्होंने भी इस मॉक ड्रिल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा किया और देखा कि कैसे हम लोगों को बचा सकते हैं। तो एक बड़ी पहल है। अच्छा, सुरक्षा की बात हुई, मैं एक बड़ा सवाल आपसे पूछूंगा जो मैंने पर्यटन मंत्री से भी पूछा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जब गंगा का प्रवाह होता है प्रयागराज की ओर तो 11 जिलों से होती हुई गंगा आती हैं। 548 से अधिक फैक्ट्रियां जिनका गंदा पानी गंगा में समाहित होता है। प्रयागराज के क्या हालात हैं? कितने नालों से यहाँ जो गंगा में समाहित हो रहे हैं? देखिए, यहाँ के प्रशासन का अगर दावा करें तो कागज़ पर तो एक भी नाले जो है
संगम पर जा ही नहीं रहे हैं, एसटीपी से जा रहे हैं। लेकिन अगर धरातल पे आप जाएंगे, ग्राउंड जीरो पे देखेंगे तो आपको सैकड़ों नाले सीधे सम्मिलित में मिल जाएंगे। वो चाहे किसी के घर के हों, चाहे वो किसी घाट से आ रहे हों, या ऐसे बहुत सी जगह जो एसटीपी एक अडानी ग्रुप की लगी हुई है। यहाँ आप देखिए बख्शी बांध के ऊपर, वहाँ से तो हमें देखने के लिए ग्राउंड जीरो पे बहुत ही अच्छे से दिखता है गंगा जी में। वहीं अगर हम नागवासुकी के थोड़ा पास चले जाएंगे और ग्राउंड जीरो पे आप देखेंगे तो आपको दूसरी सलोरी की तरफ से आते हुए गंदे नालों का प्रवाह भी दिख जाएगा गंगा जी में, जिस पर अभी जीरो लेवल पर काम किया गया है। वहीं दूसरी ओर आप थोड़ा सा और आगे हमारे इधर आप निकल जाएंगे तेलियरगंज साइड से, तो वहाँ से भी नाले आपको दिख जाएंगे। तो जहाँ एक तरफ कागज़ों पे आप कहेंगे तो ये है कि गंगा जी बड़ी स्वच्छ है, लेकिन धरातल पर ग्राउंड जीरो पे अगर आप वीडियो से खुद भी विश्लेषण करेंगे तो आपको सीधे नाले गंगा जी में गिरते हुए दिख जाएंगे। यानी सफाई है, लेकिन वो घाटों की अगर आप देखें तो नगर निगम की टीम यहाँ पे लगी हुई है जो फूलों तक को यहाँ से उठा ले जा रही है। लेकिन अगर धरातल पे जाएंगे तो पानी अभी भी गंदे नालों का गंगा जी और यमुना जी की तरफ गिर रहा है। 30 पीपे पुल में 20 कंप्लीट थे। कल के दौरों के बाद जो मुख्यमंत्री जी का हुआ, कितने पीपे बन गए? मैं अमरीश भाई बता, आपको रातों रात काम हो रहा है। जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आते हैं तो रात 24 घंटे यहाँ काम चल रहा है और धरातल पर चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बार सिर्फ संगम में, सिर्फ ये जो संगम का छोटा सा क्षेत्र था 1 किलोमीटर मतलब कहिए डिस्टेंस में नहीं, इस बार इन्होंने मेला उठा के पूरा फाफा मऊ तक ले गए हैं। इधर से आप कह लीजिए मेला पूरा उठा के और आगे तक ले गए हैं। तो मेले के साथ साथ संगम नोच को भी बहुत बड़ा किया गया है। उस हिसाब से जो है जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको रखने के लिए, स्नान कराने के लिए काफ़ी बड़ी जगह बनाई गई है और धरातल पर चीज़ें अच्छी हैं। जो तैयारी चल रही है वो बहुत अच्छी है, लेकिन मेला अभी कंप्लीट नहीं। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से अगर थोड़ी सी आग उठा के आप थोड़ी दूर पे देख लें तो अभी लाइट नहीं जल रही है। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले सीढ़ी लगी हुई थी और अभी यहाँ लाइट जोड़ने का काम शुरू था और 12-13 तारीख से यहाँ स्नान शुरू होने वाला है। तो धरातल पर जहाँ एक दावा है कि मेला कंप्लीट है, वो जब वीआईपी मूवमेंट होता है, जैसे हम लोग अभी सड़क से आ रहे थे, आपने देखा होगा एक वीआईपी सड़क बनाई गई जहाँ रास्ते पर पुलिस आपको चेक करते हुए आएगी और एक दूसरी तरफ आप कहीं से भी सीधा आप यहाँ तक आ सकते हैं। तो दोनों तरफ देखना होगा, सुरक्षा, व्यवस्था, अव्यवस्था। जी देखिए, तमाम जब इस तरीके के बड़े आयोजन होते हैं तो तमाम ऐसी तकनीकी अगर देखा जाए तो व्यवस्थाएं जो होती हैं वो अव्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं में तब्दील किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी जिम्मेदारी है जिसको जो जिम्मेदार हैं उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी जो है वो शायद अभी पूरी नहीं हुई है। हालांकि 1.5 महीने के तकरीबन जो ये मेला चलना है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक, उस दौरान तमाम ऐसी चीज़ें होंगी। वैश्विक पटल पर भारत को प्रयागराज एक नई पहचान देगा जब 40 करोड़ से अधिक की आबादी, अधिक का जनमानस प्रयागराज में संगम की डुबकी लगाने आएगा। फिलहाल प्रयागराज से अपने सहयोगी जय त्रिपाठी और राजुल शर्मा के साथ और वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ अम्बरीश सिंह, समाचार प्लस न्यूज़।